आज का हमारा टॉपिक होगा ग्राफिकल सेंसिटिविटी एनालिसिस। यानी सेंसिटिविटी एनालिसिस टॉपिक है और हम उसको ग्राफिकल वे में आज डिस्कस करेंगे। तो जाहिर है आपको पता है कि ग्राफिकल जो मेथड है वो टू वेरिएबल के लिए वर्क करता है। तो आज का प्रॉब्लम हम टू वेरिएबल लेंगे और सेंसिटिविटी एनालिसिस को अंडरस्टैंड करेंगे। ये हमारे सामने रेडीमिक्स एलपी मॉडल है, इसी के ऊपर हम सेंसिटिविटी एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। ये मॉडल मैंने इसलिए लिया है कि हम शुरू से ही इसके ऊपर अच्छा खासा वर्क कर चुके हैं, इसकी फॉर्मुलेशन भी कर चुके हैं। इवन आपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा होगा इसका सोल्यूशन भी फाइंड आउट कर चुके हैं। तो इसकी हर एक कंपोनेंट को हम ऑलरेडी जानते हैं। आपको पता होगा ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है रेडीमिक्स मॉडल जो जिसमें एक्सटीरियर पेंट और इंटीरियर पेंट की फॉर्मुलेशन थी। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और ये आपकी कंस्ट्रेंट्स है। और आपको याद होगा ये कंस्ट्रेंट सी रिलेटेड टू मटेरियल M1, ये कंस्ट्रेंट सी रिलेटेड टू मटेरियल M2 और ये दो मार्केट डिमांड्स। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस की जहां तक बात है तो सेंसिटिविटी एनालिसिस में हमने देखना होता है कि ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के पैरामीटर्स हैं, कोएफिशिएंट्स हैं, ये 5 और 4, ये जब मॉडल फॉर्मुलेट किया जाता है तो ये फिक्स्ड उस वक्त फिक्स कर लिए जाते हैं। तो हमारे जो मॉडल पैरामीटर्स हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन के 5 और 4, हमने सेंसिटिविटी एनालिसिस में देखना है ये किस हद तक इनमें फ्लक्चुएशन आ जाए तो हमारे मॉडल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने प्रीवियस लेक्चर जो हमारा था अजम्पशंस पे, आपने देखा होगा हम अनसर्टेनिटी हमने बात की थी। एक सर्टेनिटी हमने अजम्पशन ली थी और सर्टेनिटी क्या कह रही थी कि अगर रियल लाइफ में तो अनसर्टन सिचुएशन होती है, तो हमने सर्टेनिटी में अजम्पशन ये ली थी कि वो जो अनसर्टेनिटी वो मैंने बताया था लॉन्ग टर्म भी हो सकती है और शॉर्ट टर्म भी हो सकती है। तो मैंने उधर बात की थी वो हम अजम्पशन ये ले रहे थे वो जो अनसर्टेनिटी है वो लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म, हम उसको इग्नोर करते हैं, हम एज्यूम करते हैं हमारा इधर कोई चेंज नहीं आएगी, सर्टन होगी सिचुएशन। तो आपको याद आया इसकी बात हो चुकी थी, वलीद बताइएगा। यस सर। और हमने उस वक्त ये भी डिस्कस किया था कि जो शॉर्ट टर्म अनसर्टेनिटी होती है उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है, उसको एस्टिमेट उसको कैलकुलेट किया जा सकता है, उसको देखा जा सकता है, उसको एनालाइज किया जा सकता है। तो आज हम वही करने लगे हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस में। मैंने उस वक्त आपको बताया था वो जो शॉर्ट टर्म अनसर्टेनिटी होती है, हमने उसकी एग्जांपल ली थी कि डॉलर प्राइस डेली वेरी करती है। तो अगर डेली वेरिएशंस हो डॉलर की प्राइस में तो जाहिर है पैरामीटर्स चेंज होंगे। हम अनसर्टन जो सर्टन हमने अजम्पशन ली थी वो वर्क नहीं करेगी, रियल वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो इस हद तक हमने देखा था जो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन होगी, जो शॉर्ट टर्म अनसर्टेनिटी है, उसको मैंने कहा था सेंसिटिविटी एनालिसिस से हम उसको देख सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं और आज हम वही करने लगे हैं। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस अगर देखा जाए तो उसके दो पार्ट्स हैं। एक तो ये जो आपके हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन के जो कोएफिशिएंट्स हैं, इनमें वेरिएशंस को हमने एनालाइज करना है किस हद तक सेफ होंगी। इनमें जो ये कहने के डॉलर की प्राइस चेंज होने में अगर ये चेंज होती हैं तो हमारा मॉडल पे कोई फर्क ना पड़े तो कितनी फ्लक्चुएशन हमारे लिए एक्सेप्टेबल होंगी, उसकी रेंज क्या होगी। एक तो ये हमने देखना है जो हमारे लिए सेफ हो। दूसरा सेंसिटिविटी एनालिसिस का जो सेकंड पार्ट है, ये जो राइट हैंड साइड होती है कंस्ट्रेंट्स की, इसको हमने देखना होता है कि ये राइट हैंड साइड को अगर हम चेंज करें तो उस पे मॉडल पे क्या फर्क पड़ेगा। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस के दो पार्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनमें अगर चेंज आए तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या इफेक्ट होगा उसका, और दूसरा कंस्ट्रेंट्स की जो राइट हैंड साइड है ये अगर चेंज हो तो फिर क्या इफेक्ट होगा। जी पॉइंट क्लियर हुआ। सेंसिटिविटी एनालिसिस में हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोएफिशिएंट्स को देखना है, ये कितना फ्लक्चुएट कर सकते हैं और क्या उसका इफेक्ट होगा, और राइट हैंड साइड। जी बताइएगा, पॉइंट क्लियर हुआ। सर जी यहाँ से थोड़ा सा दोबारा बता देंगे सर, अगर ये लेफ्ट पे हो तो कैसे करेंगे? सॉरी क्या कह रहे हैं, दोबारा से क्या कहना चाह रहे हैं?
लास्ट वाला पॉइंट सर प्लीज दोबारा बता दीजिएगा। मैंने कहा सेंसिटिविटी एनालिसिस में जिस चीज को आपने एनालाइज करना है वो दो पॉइंट है। एक आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो आपके पास है उसमें ये जो कोएफिशिएंट्स होते हैं इसमें प्रॉफिट्स हैं, तो ये कितना वेरी हो सकते हैं, फ्लक्चुएट, आप लेक्चर के अंदर देख लोगे। तो इसकी रेंज देखनी है, ये कितना चेंज किए जा सकते हैं और हमारे मॉडल पे कोई इफेक्ट ना हो। एक ये सेंसिटिविटी एनालिसिस का एक पार्ट ये है, और दूसरा पार्ट ये जो कंस्ट्रेंट्स हैं इनके राइट हैंड साइड पे भी ये कांस्टेंट्स है ना। आप देखें ये फर्स्ट कंस्ट्रेंट में ये जो 24 है ये अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल M1, ये अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल M2। तो ये जो राइट हैंड साइड है तमाम कंस्ट्रेंट्स की, इन राइट हैंड साइड में अगर चेंज कोई आती है तो उसका इफेक्ट देखना है हमने। ये है सेंसिटिविटी एनालिसिस। बताइएगा, क्लियर है पॉइंट? यस सर, क्लियर है सर जी। अब हम आज के लेक्चर में हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो कोएफिशिएंट्स हैं इनके इसी को डिस्कस कर सकेंगे। ये जो कंस्ट्रेंट्स वाली राइट हैंड साइड है ये नेक्स्ट लेक्चर को उसको वो सेंसिटिविटी एनालिसिस का जो सेकंड पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा कि इसकी चेंजेस को। और आप देख रहे हैं ये प्रॉफिट है, यूनिट प्रॉफिट किसके ऊपर? एक्सटीरियर पेंट के ऊपर। रेडीमिक्स प्रीवियस लेक्चर्स में हम अच्छा खासा इस पे वर्क कर चुके हैं, अब बताने की जरूरत नहीं। ये जो 4 है ये 1 टन इंटीरियर पेंट के ऊपर प्रॉफिट है। ये 1 टन 5 जो है ये 5 भी 5000 में है, आपको याद होगा। 1 टन एक्सटीरियर पेंट के ऊपर जो प्रॉफिट है 5 है, 1 टन इंटीरियर पेंट के ऊपर जो प्रॉफिट है वो 4 फिक्स किया हुआ है। ये मॉडल फॉर्मुलेशन में ये जो लीनियर प्रोग्रामर होते हैं, जो ऑपरेशन सर्च की टीम है वो ये फिक्स कर देती है और मॉडल को फॉर्मुलेट कर चुके हैं। आज हमने देखना है कि अगर डॉलर की प्राइस या किसी भी रीजन की वजह से इनमें फ्लक्चुएशन आती है यानी चेंजेस, तो हमें पता होनी चाहिए वो चेंज कितनी हो कि हमारे मॉडल पे कोई फर्क ना पड़े। इस चीज को आज हमने एनालाइज करना है, तो हमने देखना है। और अगर आप दूसरी एग्जांपल है डाइट प्रॉब्लम, आप वो भी हम कर चुके हैं, आपको पता होगा उसमें मिनिमम कॉस्ट प्रॉब्लम था और हमारे पास ये वेरिएबल था कॉर्न का और इधर 0.3 था। तो हम कहते थे 1 पाउंड, उसमें यूनिट पाउंड थी, 1 पाउंड कॉर्न की जो कॉस्ट है 0.3, 1 पाउंड सोयाबीन की जो कॉस्ट थी आई थिंक उसमें 0.9 था, $0.9 थी। तो अगर कहीं डॉलर की प्राइस चेंज होती है तो ये कॉस्ट पे फर्क पड़ेगा, उस कॉस्ट के फर्क पे जाहिर है इधर चेंजेस आएंगे। जो शुरू में मॉडल फॉर्मुलेशन टाइम पे जो फिक्सिंग कर दी गई है कि ये $0.3 है और ये $0.9 है, ये मैं डाइट प्रॉब्लम के केस में कह रहा हूँ, यहाँ तो रेडीमिक्स का प्रॉब्लम है, वो जो फिक्स कर दी गई है तो डेली बेस पे ये काम हो रहा था और डेली पे जो आपकी कॉस्ट में चेंजेस आ रही हैं, रियलिटी में तो चेंजेस मिलेंगी, वो चेंजेस को आपने कम से कम टेबल पे बैठकर ही इस सेंसिटिविटी एनालिसिस को अप्लाई करना है और देखना है कि किस रेंज तक अगर वो चेंजेस हों और हमारे उस प्रॉब्लम पे, उस सॉल्यूशन पे कोई फर्क ना पड़े। इसकी आज डिस्कशन करने लगे हैं। अब मैंने रेडीमिक्स प्रॉब्लम लिया, ग्राफिकल वे में करना है तो मैंने उसके लिए वही ग्राफ ले लिया जो आपका रेडीमिक्स एक्सटीरियर पेंट और इंटीरियर पेंट में आप ये बना चुके हैं। बताइएगा, कोई नई बात तो नहीं है? नो सर। वलीद के अलावा भी कोई और स्टूडेंट बताए, ये ग्राफ जाना पहचाना सा है? यस सर, जाना पहचाना सर, ये मैक्सिमाइजेशन वाला है जी। अब आप देखिए इसमें मैं सिर्फ एक पॉइंट हाईलाइट करूंगा। मैंने आपको कहा था हमने ऑप्टिमल पॉइंट ढूंढना है, किस तरह से? जी को प्लॉट करते हुए, ये भी याद होगा। तो मैं जल्दी से जरा उसको गो थ्रू कर देता हूं। आप जी 25 लेते हो और 2 पॉइंट्स ड्रॉ करते हो, ये आपके पास जी आ गई, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो आप लाइन है। आप देखना चाह रहे हो ऑप्टिमल पॉइंट, एक जी और बनाते हो ताकि पैरेलल आपको ये पता चल जाए ये इंक्रीज किस डायरेक्शन में हो रही है। तो आप 2 पॉइंट्स और लेने के बाद एक ये पॉइंट लिया, एक ये पॉइंट लिया, फिर प्लॉट करते हो, उसके पैरेलल ही प्लॉट हो रही है और आपको डायरेक्शन का पता चल जाता है ये इधर इंक्रीज हो रही है। और हमारा क्योंकि प्रॉफिट इसमें हमने मैक्सिमम लेना है तो इसको हम स्लाइड करेंगे इस डायरेक्शन में। तो कौन सा पॉइंट हमारा ऑप्टिमल निकला था, याद है आपको?
सर ये 1 2 3 4 पॉइंट सर। मैं दिखा देता हूँ, ये देखें, ऐसे ड्रैग किया, यस सर। सर जी ये 2.5 ये वाला ये निकला वाला था ऑप्टिमल point, पॉइंट, ये पॉइंट ऑप्टिमल था आपका, 2.5 वाला। हाँ। अब आपका ये जो ऑप्टिमल पॉइंट है, आपको पता है इसमें पिक्चर क्या आ रही है? इसमें पिक्चर आ रही है, सोल्यूशन क्या है? x1 एक्सटीरियर पेंट की अमाउंट थी, क्या निकली थी, कितने टन्स ऑप्टिमल आंसर था? याद है किसी को? 3 टन्स, याद आ गया? यस सर। तो आपने यस साथ करना है, मुझे पता चले कि हम कनेक्टेड है। दूसरा आपका था इंटीरियर पॉइंट, जो वो था x2 की वैल्यू, वो क्या निकली थी उसमें? 5 टन सर। 1.5। तो आपका ये जो ऑप्टिमल पॉइंट है 1.5, इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन ने ऑपरेशन सर्च की टीम से जो उसको मैसेज मिला था मॉडल फॉर्मुलेशन में, मॉडल फॉर्मुलेट किया और फिर सॉल्व करके ये मैसेज मिला कि प्रोडक्शन एक्सटीरियर पेंट की क्या होनी चाहिए? डेली 3 टन्स प्रोड्यूस होना चाहिए। इंटीरियर पेंट कितना प्रोड्यूस होना चाहिए? 1.5 टन्स। ये और डेली इसी हिसाब से ये इंटीरियर और एक्सटीरियर पेंट प्रोड्यूस होता रहेगा, मैन्युफैक्चर होता रहेगा। यहां तक कोई इश्यू तो नहीं है? बताइएगा। नो सर। ओ सर। अब हमने देखना है अगर हमारा ये प्रॉफिट चेंज होता है डेली बेस पे, क्यों? अगर कॉस्ट जो मटेरियल M1 और M2 की मटेरियल की जब कॉस्ट बढ़ेगी तो जाहिर है आप कहोगे कि आपकी प्रॉफिट को भी चेंज होना चाहिए ताकि आप लॉस में ना जाए बिजनेस में। तो इसलिए ये जो प्रॉफिट चेंज हो रही है उस चीज को हमने देखना है ये कितनी चेंज हो कि हमारा जो डिसीजन लिया था हमने पहले कि x1 3 टन्स, हमने मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन यूनिट को बता दिया था कि डेली x1 3 टन्स बनाने और x2 1.5 टन्स बनाने, इस पे कोई फर्क ना आए और वो देखना है कि वो जो चेंजेस हैं वो कितनी फिजिबल रेंज में आ सकती हैं। ये आज का टॉपिक है, हम जरा देखते हैं। अच्छा, इस केस में आपने देखना है, ये तो मैंने प्लॉट कर दिया जी। आपको वो 2 लाइंस जो इस पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इधर तो मैंने वो रिमूव कर दी हुई है, सिर्फ वही पोर्शन लिया जो शेडेड रीजन का है, उसको दोबारा मैं ड्रॉ करने लगा। वो कौन सी है? एक लाइन तो ये जो पॉइंट है ऑप्टिमल, एक तो ये कंस्ट्रेंट चल रही है, मैं उस कंस्ट्रेंट को प्लॉट कर देता हूं, बल्कि ऑलरेडी प्लॉटेड थी, मैंने तो वैसे ही इसको रिमूव किया हुआ था। दूसरा ये पॉइंट, एक और ये कंस्ट्रेंट M2 रिलेटेड, M2 मटेरियल की, आपको याद होगा। दूसरा ये लाइन है इंटरसेक्शन, ये याद है ना आपको? ये 2 लाइंस, वैसे मैंने इसको स्किप किया हुआ था, अदरवाइज ये मौजूद है। जी बताइएगा, इश्यू तो नहीं है? याद है सर। अच्छा, ये 2 लाइंस आपने जब सेंसिटिविटी एनालिसिस अप्लाई करना है, जब ऑप्टिमल पॉइंट आपके पास है तो उस ऑप्टिमल पॉइंट को टच करते हुए कौन सी कंस्ट्रेंट्स उधर से गुजर रही हैं उनको प्लॉट करते हैं। जैसे ये 2 ही लाइंस थी जो इस पॉइंट से गुजर रही थी, एक ये कंस्ट्रेंट और ये कंस्ट्रेंट। ये वाली कंस्ट्रेंट उस पॉइंट से नहीं गुजर रही, ये वाली कंस्ट्रेंट भी उस पॉइंट से, कोई भी कंस्ट्रेंट, 4 कंस्ट्रेंट्स थी, सिर्फ 2 कंस्ट्रेंट्स उस पॉइंट को टच करते हुए ऑप्टिमल को गुजर रही है, मैंने वो प्लॉट कर दी। अब ये चीज अगर आपको समझ आ गई, ये डी मेरे पास जी है। अब माइंड में रखिएगा, अगर मैं सर जो आपने अभी ये 2 लाइन इंटरसेक्ट करके पॉइंट से गई हैं सर, 24 को ऊपर लिया हुआ है, 6 को नीचे लिया हुआ है सर, इसका थोड़ा बता देंगे कैसे ऊपर नीचे हुई? नहीं, मैंने जो इस ग्राफिकल मेथड यूज किया था उस वक्त जो 4 कंस्ट्रेंट्स थी, 4 कंस्ट्रेंट में एक लाइन ये बनी थी, एक लाइन ये बनाई थी, एक ये थी और ये थी। उस मैंने जब बन गया तो वो लाइन हटा दी थी, वो लाइन दोबारा वो प्लेस कर दी जो ऑप्टिमल पॉइंट से गुजर रही है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन से। बस ये किया और तो कुछ नहीं। ठीक है सर। अच्छा, अब जरा देखें सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या है। सेंसिटिविटी एनालिसिस ये है, हमने देखना है ये 5 और ये 4 कितना फ्लक्चुएट कर सकती है। अब देखिए ये 5 4, आपको पता है आपकी ये जी लाइन जो है इसका स्लोप
इस 5 और 4 पे डिपेंड कर रहा है। ये आपको ये भी पता होगा मैथमेटिक्स में, आप अगर ये लाइन तो इधर लिखी हुई है इस फॉर्म में, असल में आपकी स्ट्रेट लाइन होती है y इक्वल टू mx प्लस c। सबको याद है ये y इक्वल, उसमें m जो होता है, वो जो m स्लोप है, वो यही कोएफिशिएंट्स होते हैं 5 और 4, 5 डिवाइड बाय 4। आप इस इक्वेशन को अगर उसकी फॉर्म में लिख लें तो आपके पास जो m आएगा स्लोप, वो यही आएगा 5 ओवर 4। ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब आप कह सकते हो ये जो लाइन है इसका स्लोप है 5 ओवर 4। तो मैं थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेता हूं, अगर मैं इस स्लोप को चेंज करूंगा तो ये लाइन जो z की है इसी पॉइंट पे फिक्स रहेगी, ऑप्टिमल पॉइंट यही रखना है। क्यों? हम कह रहे हैं कि अगर प्रॉफिट में कोई फ्लक्चुएशन आएगी, वेरिएशन आएगी, वो रेंज देखना चाह रहे हैं जो सेफ हो। सेफ मीन प्रोडक्शन यूनिट को जब हमने कह दिया है कि x1 3 टन्स और x2 1.5 टन्स इतना डेली प्रोड्यूस होना चाहिए। इट मींस हमने कोशिश करनी है कि हमारा जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो चेंज ना होने पाए। हम इन कोएफिशिएंट्स को किस हद तक, कितनी रेंज तक इनके साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है। इट मींस आपने इस लाइन का स्लोप चेंज करना है, z का जो ब्लू लाइन नजर आ रही है, और स्लोप चेंज उस हद तक करना है कि ये जो ऑप्टिमल पॉइंट है ये अभी भी ऑप्टिमल ही रहे इस प्रॉब्लम के लिए, जितना भी हम चेंज कर लें। तो इसलिए हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को चेंज करके मैंने इसको वेरिएबल की फॉर्म में ले लिया, c1 c2, क्योंकि मैंने देखना है ये c1 कितनी रेंज तक वेरी कर सकते हैं हम इसको, और c2 को भी कितनी रेंज तक वेरी कर सकते हैं। दूसरा हमारा है कि जो सॉल्यूशन हमारा है ऑप्टिमल सॉल्यूशन, वो ऑप्टिमम ही रहे, उसको नहीं चेंज करना। तो हम z का स्लोप जो है इसको चेंज करेंगे, और किसके दौरान, ये देखें मैं इसको स्लोप को चेंज करूंगा। स्लोप या तो ये स्लोप किसको कहते हैं, वो लाइन का टिल्ट, लाइन ऐसे टिल्ट करेगी। तो मैंने देखना है कि इस स्लोप को मैं कितना चेंज कर सकता हूं इधर। जब मैं इसका स्लोप चेंज करूंगा इधर तो स्लोप कम होगा, तो मैंने इसको कम करते हुए देखना है कितना कम हो सकता है ये, ताकि आपका ऑप्टिमल पॉइंट चेंज ना हो। इसको फिर इंक्रीज करना है कि ये स्लोप कितना इंक्रीज करे कि मेरा ऑप्टिमल पॉइंट चेंज ना हो। अभी मेरा ये ऑब्जेक्टिव है कि मेरा ऑप्टिमल पॉइंट वही रहे, यानी प्रोडक्शन यूनिट को जो मैसेज शुरू से दे दिया गया उसका कोई लेना देना नहीं है सेंसिटिविटी एनालिसिस। वो डेली x1 3 टन्स और x2 1.5 टन्स प्रोड्यूस करती रहे। हमने ये पेपर के ऊपर अपने तौर पे डेली क्या उसी टाइम पे हम सेंसिटिविटी एनालिसिस कर सकते हैं कि इस रेंज में अगर फ्लक्चुएशन आएगी तो हमारे मॉडल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन वही रहेगा। अब देखते हैं ये कितनी फ्लक्चुएशन इधर कर सकते हैं। लेट्स सी। अब देखिए मैं थोड़ा सा टिल्ट करने लगा हूं, यानी इसका स्लोप चेंज करने लगा हूं। मैं उसकी कैलकुलेशन नहीं कर रहा, बस आपके सामने नया ड्रॉ करूंगा। ये मैंने नया ड्रॉ कर दिया, लेकिन अभी भी ये उस सी पॉइंट जो ऑप्टिमल था उसी में से गुजर रहा है। बताइएगा, जब मैं, इसका मतलब है मैंने ये 5 और 4 की बजाय कोई वेरिएशंस ली है, यानी उनको चेंज करके देखा है। स्लोप चेंज करने का मतलब है 5 ओवर 4 ये मैंने चेंज किया। अब मुझे ये बताएं अभी भी ऑप्टिमल पॉइंट कौन सा है? आप एक सेम है। क्यों? आप इस अभी आपकी z ये है, ये सॉलिड नहीं है, सॉलिड पहले वाली है, अभी मैंने उसको रोटेट कर दिया। ये जो डैश्ड लाइन है अब आपकी ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन की लाइन है। अगर इस लाइन को कंसिडर करें तो मैं इसको अगर पैरेलल नीचे या ऊपर ड्रैग करूं, यही कॉर्नर पॉइंट होगा जो लास्ट टाइम पे टच होगा। और आपने देखा होगा z को जब ड्रैग करे हुए, मैंने स्केल इसके ऊपर रखना है डैश लाइन के, और उसको पैरेलली ऊपर लेके जाना है। आखिरी पॉइंट, क्योंकि मैक्सिमाइजेशन इस डायरेक्शन में हो रही है, आप मेरा हाथ देख सकते हैं, मैक्सिमाइजेशन इस डायरेक्शन में हो रही है, तो आखिरी पॉइंट यही टच होगा। इट मींस आपका ऑप्टिमल पॉइंट चेंज नहीं हुआ। हमने देखना है कितना और इसको स्लोप को डिक्रीज कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा और इसको चेंज करता हूं इस डायरेक्शन में, ये। तो बताइए
अभी भी ऑप्टिमल पॉइंट वही है या चेंज हुआ है? सेम है सर। सेम है। इट मींस जितनी मैं अभी वेरिएशंस लेके आ रहा हूं, असल में ये प्रॉफिट की वेरिएशन है। जब मैं जी का स्लोप चेंज करता हूं तो इट मींस मैं डिफरेंट प्रॉफिट ले रहा हूं। तो मैं वही देख रहा हूं, ये जो लाइन अब गुजर रही है, ये प्रॉफिट जितना भी है, अभी मुझे नहीं पता, मैंने कैलकुलेट नहीं किया, जितना भी प्रॉफिट है ये अदर देन 5 और 4 है जो शुरू में फिक्स हुआ हुआ है। लेकिन इस पे भी आपका ऑप्टिमल आंसर वही है, x1 इक्वल टू 3 टन और x2 इक्वल टू 1.5 टन। और देखते हैं कितना हमने वो रेंज फाइंड आउट करनी है जहां तक हम इसको डिक्रीज करते जा सकते हैं। मैं और नीचे लेके जाता हूं, मैं लाइन के ऊपर ओवरलैप कर लेता हूं। अब बताइएगा, जब C लाइन के ऊपर ओवरलैप हो जाए, आपका ऑप्टिमल पॉइंट अभी भी C है या कुछ डिफरेंट हो गया? सर सेम ही है। अभी आपके पास C तो ऑप्टिमल है, लेकिन उसके अलावा ऑल्टरनेटिव ऑप्टिमा आ गया। ये लाइन देखिए, ये लाइन रिजाइड कर गई। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं इधर, फॉलो कर रहे हैं पॉइंट को? यस सर। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में, लेकिन उसमें एक सॉल्यूशन C भी है। इसलिए अगर आपने प्रोडक्शन यूनिट को कहा हुआ है एक्सटीरियर पेंट 3 टन्स बनाए, इंटीरियर पेंट 1.5 टन्स बनाए, यही रहने दें, दूसरे सॉल्यूशंस देने की जरूरत नहीं है। तो अभी भी आपका C वही है। अब मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं रेंज देखना चाह रहा हूं किस हद तक इस स्लोप को डिक्रीज किया जा सकता है। स्लोप का मतलब है किस हद तक ये प्रॉफिट वेरी की जा सकती है, किस हद तक ये जो फ्लक्चुएशन है ये एक्सेप्ट की जा सकती है, ये ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा और डिक्रीज करता हूं ये। तो बताइए, अभी भी ऑप्टिमल पॉइंट C है? यस सर। नो, अब C नहीं है। जरा देखिएगा, गौर कीजिएगा, इस पॉइंट को सब समझने की कोशिश कीजिएगा। ये आपका Z है, इससे गुजर रही है। अभी भी ये जहां पॉइंटर जरा नोट कीजिएगा, ये वाला कलर्ड एरिया अभी भी मौजूद है और मैंने इस Z को इधर ऊपर ड्रैग करना है पैरेलल वे में। तो देखें, आपका अभी भी एक पॉइंट ये है जो आखिरी तौर पे टच करेगा, वो ये पॉइंट होगा। नोट किया वलीद? यस सर। दूसरे स्टूडेंट को ये पॉइंट समझ आई? बताइएगा। यस सर। सर जी आपने ये नीचे ऑप्टिमल चेंज नहीं हो रहा है इसमें। मैंने जब स्लोप चेंज किया, अब जब मैंने उस लाइन के ओवरलैप था उससे नीचे किया, वो लाइन कौन सी थी जरा ये भी देखिएगा। ये लाइन किस मटेरियल की थी? M2 सर। M2, वेरी गुड। M2, जब मैं M2 तक गया हूं तो C ऑप्टिमल पॉइंट C ही रहा। जब मैं M2 से नीचे गया हूं, आप देखें, अब इसको पैरेलल वे में लेके जाएं, अभी भी आपको इसको पैरेलल लेके जाने में ऊपर अभी स्पेस है। जब ऊपर लेके जाएंगे तो लास्ट पॉइंट ये टच होगा। इट मींस हम जो M2 मटेरियल की लाइन है उससे नीचे स्लोप नहीं लेके जा सकते, और हमारी रेंज क्या आई है, हम उसको वापस उधर ही ले जाएंगे। तो मैं कह सकता हूं ये जो सॉलिड लाइन है Z की, जो ओरिजिनल जब फॉर्मुलेट किया था मॉडल, वो थी Z की, Z इक्वल टू 5x1 प्लस 4x2। इसको मैं कितना डिक्रीज कर सकता हूं स्लोप को? लास्ट कौन सी हमारा स्लोप मिला बताइएगा? यही मिला, M2 लाइन। M2 लाइन सर। और मैं इसको दूसरी डायरेक्शन में देखना चाह रहा हूं, इसका मतलब है कितना डिक्रीज कर सकते हैं M2 लाइन तक। उस वक्त तक आपका C वही रहेगा ऑप्टिमल पॉइंट, लेकिन इससे नीचे लेके जाएंगे तो पॉइंट चेंज हो जाएगा। इसका मतलब है हमें मिनिमम रेंज पता चल गई कि हम M2 लाइन तक स्लोप को शिफ्ट कर सकते हो। इतनी हमारे लिए फ्लक्चुएशन एक्सेप्टेबल है। अब हम ऊपर देखते हैं कि ये कितना फ्लक्चुएट करेगा। मैं स्लोप को इंक्रीज करने लगा हूं। एक्चुअल तो यही था ना स्टार्ट वाला स्लोप, जो मैं अब थोड़ा सा इसको इंक्रीज करने लगा हूं। ये बताइएगा, ऑप्टिमल पॉइंट चेंज हुआ या वही है? सेम है सर। सेम है। ऑप्टिमल पॉइंट अभी भी यही है, C जिसको हम कहते थे। थोड़ा सा और लेके जाता हूं, ओवरलैप कर गया, अभी भी वही है या डिफरेंट है? सेम है सर। सेम अभी है, भी सेम है। हाँ अभी भी सेम है, सिर्फ ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ गए, लेकिन उसमें एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन C भी है। तो प्रोडक्शन यूनिट अपने तौर पे उसी तरह वर्क करता रहे। थोड़ा सा मैं इंक्रीज करता हूं, अब ऑप्टिमल पॉइंट कौन सा है?
अभी अब चेंज हो गया सर, डिफरेंट चेंज हो गया। चेंज। अब कौन सा ऑप्टिमल, इसको पैरेलल ड्रैग करेंगे तो लास्ट पॉइंट कौन सा आ रहा है, उसके कोऑर्डिनेट्स बता दो। C2 ये सब। ये वाला पॉइंट आखिरी आएगा, क्योंकि जब इसको ड्रैग करोगे तो यही आएगा ना पॉइंट लास्ट। यस सर। यही वाला। कलर्ड रीजन अभी भी कह रहा है कि इसको इतना इंप्रूव किया जा सकता है प्रॉफिट को, तो आप ये ऑप्टिमल, इट मींस आपने ये लाइन जो थी ये किस मटेरियल की थी? M1 सर। M1 के लिए। इसका मतलब है आप वापस ले आए, आप M1 के स्लोप से आगे लेके जाते हैं तो आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन चेंज हो जाता है। बताइएगा ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। यस अब सर। अभी हमने पता क्या किया, हमने सेंसिटिविटी एनालिसिस करना था, ऑप्टिमल पॉइंट हमें पता था, हमने वो कंस्ट्रेंट्स ली जो कि उस पॉइंट से गुजर रही हैं। दो कंस्ट्रेंट्स है, मैंने दोनों आप सामने आपके रख दी और जी भी प्लॉट की, जी उस रीजन के उन दोनों के एरिया के अंदर से गुजर रही है। अब मैंने क्या किया, मैंने जी के स्लोप को चेंज किया, नीचे लेके गया और मुझे पता चला कि M2 की जो लाइन है, M2 के लिए जो हमने ड्रॉ की हुई है वहां तक लेके जाएं तो आपका ऑप्टिमल पॉइंट चेंज नहीं होता, उससे नीचे लेके जाएं तो चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब है हमें रेंज का पता चल गया कि जी का स्लोप हम मिनिमम कितना कर सकते हैं, M2 लाइन तक। और यही काम मैंने उसी सॉलिड लाइन जो ओरिजिनल लाइन थी, ब्लू लाइन जो सॉलिड नजर आ रही है, उससे मेरी हैंड मूवमेंट जरा देखिएगा, उससे सॉलिड लाइन हम ऊपर लेके जाने की कोशिश की, और ऊपर लेके जाने का मतलब हमने स्लोप इंक्रीज करने की कोशिश की, और उस वक्त तक हम इंक्रीज करते जाएंगे जब तक सी पॉइंट चेंज नहीं होगा ऑप्टिमल पॉइंट। क्यों? हमने रेंज देखनी है कि ऑप्टिमल वही रहे, तो कितना हम छेड़छाड़ कर सकते हैं स्लोप के साथ, और वो हमने देखा कहां तक इंक्रीज कर सकते हैं हम, कौन सी लाइन तक? M1 लाइन। हमें रेंज मिल गई जी लाइन की कि कितनी हम उसको इधर टिल्ट कर सकते हैं और कितनी उधर टिल्ट कर सकते हैं, और वो जो टिल्ट है उसको मैंने कहा था स्लोप। तो जाहिर है इधर आपको नजर आ रहा है C1 C2, तो स्लोप क्या होगा, C1 ओवर C2। तो असल में हमें क्या पता चला, जरा देखिएगा। सर जी जी सदी फिर ये हमारी ये रेंज हुई ना M1 और M2 की, M1 और M2 क्या, सॉरी? जैसे सर जी हमारी फिर ये रेंज बन गई ना कि हम इसको इतना टिल्ट कर सकते हैं और M2 को इतना टिल्ट कर सकते हैं। हाँ, हम इसको ऐसे कह सकते हैं, हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन z है, जिसके कोएफिशिएंट्स को हमने C1 और C2 ले लिया है, तो C1 और C2 ये है पहला वेरिएबल डिवाइडेड बाय दूसरा कोएफिशिएंट, वेरिएबल कह रहा हूं सॉरी, पहला कोएफिशिएंट डिवाइड बाय दूसरा कोएफिशिएंट, ये हमने कहा स्लोप है z का। तो ये कह सकते हैं कि z का स्लोप मींस C1 और C2 कितना वेरी कर सकते हैं, M2 के स्लोप तक, उसके भी स्लोप तक होगा, तो उसका स्लोप क्या होगा M2, इसका स्लोप बताइएगा क्या है, जो भी मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है। स्लोप हमने लिया हुआ है x1 वेरिएबल का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय x2 वेरिएबल का कोएफिशिएंट, इसको मैंने कहा है स्लोप। तो M2 का स्लोप क्या है, 1/2 1/2 ये कोएफिशिएंट डिवाइड बाय ये कोएफिशिएंट, और दूसरा इसका स्लोप क्या है इस लाइन का, 6/4 6/4। गुड। तो आप क्यों, हमें पता है कि ये जो लाइन है M1 उसका स्लोप है 6/4, और दूसरी जो लाइन है इसका स्लोप है 1/2। तो हम किस स्लोप की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं C1 ओवर C2। तो C1 ओवर C2 मिनिमम कहां तक जा रहा है बताइएगा? सर 1/2 से 6/4 तक की रेंज में आएगा सर यानी इसका। आप कह सकते हो कि C1 ओवर C2 लाइज बिटवीन 1/2 एंड 6/4 कह सकते हैं। यही देखिएगा, आ गया आपका C1 और C2, ये जो स्लोप है आपकी सॉलिड लाइन को हमने एज्यूम कर लिया वेरिएबल की, उसके वेरिएबल की कोएफिशिएंट्स को वेरिएबल की फॉर्म में ले लिया कि C1 और C2 यानी x1 का प्रॉफिट और x2 का प्रॉफिट, उसकी जो रेशियो है, जो उसका स्लोप है, ये
6/4 से ज्यादा नहीं हो सकता। कहां तक जाएगा? या तो लेस होगा या 6/4 तक जाएगा। तो ये स्लोप 6/4 तक जा सकता है, उससे ऊपर नहीं जा सकता। और यही स्लोप कम से कम 1/2 होगा, ज्यादा होगा या 1/2 के इक्वल होगा। तो बताएं, ये फॉर्म इस सारी सिचुएशन को कैप्चर कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है? यस सर। तो अब हमें पता चल गया कि हमारे पास, और एक और चीज नोट करनी है कि आपका ये जो C2 है, ये C2 0 नहीं हो सकता। ये कंडीशन पहले रखनी है। क्यों? मैथमेटिक्स भी कहती है कि 0 डिवाइड नहीं किया जा सकता। एक तो ये रीजन। दूसरा, अगर हम इसको 0 एज्यूम कर लें तो गौर करें स्लोप का क्या हाल होगा। अगर मैं इसको 0 ले लूं, मैं जरा स्लोप देखने लगूं, इसको 0, ये सारा 0 हो जाएगा। ये C1 भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इधर ले जाएंगे तो x1 इक्वल टू कांस्टेंट। तो x1 इक्वल टू कांस्टेंट अगर मैं इस लाइन को प्लॉट करूं ग्राफ के ऊपर, ये तो वर्टिकल लाइन नहीं होगी? बताइएगा। बिल्कुल सर। जब ये वर्टिकल लाइन होगी तो उसका स्लोप वैसे ही 0 हो जाएगा। तो हमने, इसका मतलब है हमें ग्राफ भी बता रहे हैं कि ये C2 0 नहीं हो सकती, और मैथमेटिक्स भी कहती है। तो इसलिए ये कंडीशन साथ लगानी है कि ये स्लोप 6/4 तक ज्यादा से ज्यादा जा सकता है और कम से कम 1/2 के तक जा सकता है, और C2 0 नहीं हो सकता। ये बात मैंने इधर लिख दी कि स्लोप ऑफ Z कैन नॉट बी वर्टिकल। थोड़ा सा आप ये चीज। दूसरी बात, ये जो मैंने इधर लिया ना C1 डिवाइड बाय C2, ये रेंज इससे भी निकल सकती है, और ये रिवर्स वे में ऐसे भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते थे। C2 ओवर C1 ये रेशियो भी लेके आप उसकी मिनिमम और मैक्सिमम रेंज ले सकते थे, जो अभी मैंने इधर ली। उसमें ये होना था कि C2 ओवर C1, वो सारा रिवर्स हो जाता है। खैर, दोनों में से एक ले लें, C1 ओवर C2 रेशियो ले लें या C2 ओवर C1 ले लें, दोनों में से एक अडॉप्ट कर सकते हैं। हम इसी पे फोकस करते हैं कि C1 ओवर C2 ही हमारे लिए वर्क करेगी। तो वैसे बता दिया आपको कि ये भी हो सकती है। अब आप इसको हम छोड़ रहे हैं, हम इसी को लेते हैं। अब आप मुझे बताएं, हमने क्या वो ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया कि हम चाह रहे थे कि जो प्रॉफिट्स हैं, कितना प्रॉफिट चेंज हो सकता है, क्या हमें पता चल गया या अभी भी हमें कुछ वर्क करना है? हमें पता चल गया सर। कैसे पता चला? C1 क्या है? चलिए देखें, हमने यही देखना है ना। अभी हमें रेशियो पता चली है, यानी ये 5 था, ये 4। अभी हमें सिर्फ ये पता चला 5 ओवर 4 इस रेंज में होंगे, लेकिन ये नहीं पता चला C1 कितना है, C2 कितना है। असल में तो हमने ये देखना है कि C1 कितना वेरी कर सकता है, यानी एक्सटीरियर पेंट के ऊपर प्रॉफिट आपने 5 फिक्स किया, ऐसी है ना? यस सर। और अब हमने देखना है कि एक्सटीरियर पेंट के ऊपर प्रॉफिट को कितना चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब है हमें रेंज चाहिए C1 कि वो कितना वेरी कर रहा है। और इसी तरह हमने ये देखना है कि इंटीरियर पेंट जिसका कोएफिशिएंट, जिसका प्रॉफिट C2 है, पहले वो 4 है, अब वो C2 हमने अज्यूम किया हुआ है, C2 कितना वेरी करता है। असल में ये हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, जो कि हम उसके आसपास पहुंच चुके हैं। जब हम रेशियो के तौर पर पहुंच चुके हैं C1 ओवर C2, तो हम C1 की वेरिएशन और C2 की वेरिएशन देख सकते हैं। पॉइंट फॉलो कर रहे हैं? यस सर। जी, जब भी आपने इसको देखना होता है तो जाहिर है एक को आप फिक्स करोगे, आपको अननोन एक होना चाहिए। इसका मतलब है अगर मैंने C1 देखना है तो मैं C2 को, वही जो ओरिजिनल मॉडल में कितना प्रॉफिट था इसका, C2 का कितना था, 4। तो मैं उस 4 को फिक्स करूंगा और उस 4 की फिक्सिंग पे C1 देखूंगा कितनी चेंज हो रही है। जरा देखते हैं, अगर मैं C2 को 4 एज्यूम कर लूं, ये फिक्स्ड है, इसी के अंदर पुट करता हूं। देखिए C2 की जगह मैंने 4 प्लेस कर दिया। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा। सिंप्लीफाई क्या करना है, 4 से सबको मल्टीप्लाई कर दे, इसको भी, इसको भी, इसको भी, ये C1 निकल आएगा। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये C1, ये 4 से मल्टीप्लाई किया 2 क्रॉस हो जाएगा, ये 2 रह जाएगा। इधर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 रिमूव हो जाएगा, 6 रह जाएगा। तो आपको क्या मिला, C1 कितना चेंज कर सकते हैं, वो आपके सामने सेंसिटिविटी एनालिसिस का ये देखें हमने C1
आपके सामने है कि C1 आप 2 से 6 तक, अब मैं ये कहता हूं C1 जो कि प्रॉफिट है, कौन सा, जरा पॉइंटर देखिएगा, किसका प्रॉफिट है? X1 का सर। X1 क्या है? एक्सटीरियर पेंट सर ये एक्सटीरियर पेंट। एक्सटीरियर पेंट। तो हमें अभी जब शुरू में पहली दफा मॉडल बनाया था तो हमने एक्सटीरियर पेंट का प्रॉफिट रखा था 5। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस करके, सेंसिटिविटी एनालिसिस करने वाली टीम ने कहा कि ये प्रॉफिट 2, 3, 4, 5, 6 तक अगर इसमें चेंजेस आती हैं, वो इन्फ्लेशन रेट की वजह से आए, वो डॉलर की प्राइस की वजह से आए, वो गोल्ड की प्राइस चेंज की वजह से, जो भी मार्केट में वो चेंजेस आती हैं उनकी वजह से अगर हमें प्रॉफिट चेंज करना पड़ा, तो इस रेंज में अगर हम चेंज करते हैं तो हमारे सिस्टम पे, उस मॉडल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? ऑप्टिमल पॉइंट वही है सी, सारी कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई कर रही है, मार्केट डिमांड्स भी, मटेरियल M1 और मटेरियल M2 की भी कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई कर रही हैं। और दूसरा ये है कि जो हमने शुरू दिन से प्रोडक्शन यूनिट या मैन्युफैक्चरिंग टीम को, मैन्युफैक्चरिंग वाले डिपार्टमेंट को कहा हुआ था कि X1 3 टन और X2 1.5 टन ही डेली प्रोड्यूस करें, वो वैसे ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हमें पता चल गया कि कितनी वेरिएशंस हमारे सिस्टम को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकती। और वो है कि एक्सटीरियर पेंट का प्रॉफिट अगर हमें 2 से लेके 6 तक भी वेरी करना पड़े तो एक्सेप्टेबल है। बताइएगा इस पॉइंट की समझ आ गई? यस सर। और आप देखें ये कितने जबरदस्त ये एनालिसिस है। अदरवाइज एक दफा मॉडल बना लिया और सारी जिंदगी वही काम होता रहे तो डेली, तो मैंने कहा था ना, शॉर्ट टर्म जो अनसर्टेनिटी आएगी उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको हम एनालाइज कर सकते हैं। और आज वो हमने काम किया। C1 का भी C2 रहता है, तो C1 हमने देख लिया कि अगर डॉलर की प्राइस चेंज होती है तो मुझे मटेरियल M1 उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, जो भी रीजन है, तो मेरी जो भी कॉस्ट किसी तरह बढ़ेगी उसमें मुझे अपना प्रॉफिट इंक्रीज भी करना पड़ेगा। तो मेरे सामने पिक्चर है कि मैं एक्सटीरियर पेंट का प्रॉफिट 2 से 6 तक वेरी कर सकता हूं ताकि मेरे मॉडल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी वही है, सारी कंस्ट्रेंट्स भी सेटिस्फाई कर रही है। तो ये जो टीम है सेंसिटिविटी एनालिसिस करने वाली, ये उस ऑर्गेनाइजेशन को कितना जबरदस्त गाइड कर रही है। तो आगे आते हैं। हाँ, यहाँ पर वो चले बाद में बात करूंगा कि ऑप्टिमल वैल्यू का क्या होगा, वो हम जैसे C2 निकालते हैं फिर हम देखते हैं। जरा C2 की तरफ आते हैं। C2 में क्या करना है? जब हमने C2 निकालना है तो हमें C1 फिक्स करना होगा। एक अननोन वेरिएबल चाहिए, बाकी सारे नोन। तो C1 क्या है मेरे पास? 5 था जब शुरू में किया। तो मैं C1 को अगर 5 फिक्स कर लूं तो मैं ये जो मैंने रेंज निकाली थी स्लोप की, इसके अंदर मैं C1 को 5 पुट करता हूं। देखते हैं क्या पिक्चर निकला। सर ये C1 5 का दोबारा बता दीजिए। देखें मैंने C1 तो निकाल लिया, अब इसी में से C2 निकालना है तो मुझे C1 कोई फिक्स्ड होना चाहिए ना, जिसकी वजह से मैं पुट करके फिर ही निकाल सकूंगा। जैसे पहले हमने C2 को जब 4 अवेलेबल, हमने पहले मॉडल बनाया था तो 4 था C2, तो मैंने वो प्लेस करके C1 निकाला। और अब मैंने क्या करना है? अब मैंने C2 निकालना है तो C1 फिक्स करना है। तो C1 मेरे पास जब मॉडल बनाया था उस वक्त क्या था C1? बताइएगा। 5 था सर। 5 था ना, तो वही मैंने 5 ले जी लिया। सर। तो मैं C1 को 5 लेता हूं। अब मैं 5 को खत्म करने, तो मेरी पिक्चर इसलिए नजर आ रही, इधर लाइट ऑफ हो चुकी है, थोड़ी बहुत नजर आ रही होगी। अब चलिए खैर, तो दोनों सबको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये मुझे कीबोर्ड भी नजर नहीं आ रहा। चले, ये 5 को इधर से मल्टीप्लाई किया, सॉरी हाँ डिवाइड किया, बिल्कुल सॉरी, 5 को डिवाइड किया 1/10, इधर डिवाइड किया 1/C2 आ गया, इधर डिवाइड किया वो आ जाएगा 6/20, क्योंकि 5 से डिवाइड कर रहे हैं। और इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में 3/10 कर दिया, तो
तो बताइएगा, कोई इश्यू तो नहीं यहाँ तक? नो सर। स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था ये 5 कैसे लिया, उसने बताया नहीं, उसको ये प्रॉब्लम पॉइंट क्लियर हो गया था? यस सर, हो गया सर। ओके, अभी देखिए हमें C2 चाहिए, तो इस इनइक्वालिटी को मैंने रिवर्स करना है, यानी इसको उल्टाना है। जब मैं इसको रिवर्स करूंगा तो सारी साइड्स को रिवर्स करूंगा, तो ये क्या बन जाएगी? ये क्या बन जाएगी? 10। ये क्या बन जाएगी? 10 सर। 3/10, 3/10, 10/3, 10/3। 10/3। और ये क्या बन जाएगी? C2। और माइंड में रखिएगा, ऐसे नहीं आप रिवर्स कर सकते, ये जो इनइक्वालिटीज हैं जो मैच को समझते हैं ये भी रिवर्स हो जाते हैं, ये भी रिवर्स हो, ये भी रिवर्स यस सर। आप ये देखिए, मैंने ये भी रिवर्स कर दी, लेसर थी ग्रेटर और इक्वल टू हो जाएंगे सर। अब आप C2 आपका क्या कह रहे हैं? C2 कह रहे हैं कि ये ज्यादा से ज्यादा 10 तक और कम से कम, ये कम से कम इधर आ रही है इसके वाले से, तो उल्टी। चलिए इसको फ्लिप करके देख लेते हैं, ताकि इसी तरह ही शेप बना रहे हैं। इसको फ्लिप करते हैं, फ्लिप मीन ऐसे पकड़ के ऐसे लिख देते हैं, ये फ्लिप। अब बताइएगा, वही है ना जो ऊपर लिखा हुआ है। अब आप देख सकते हैं C2 कितना चेंज कर सकते हैं? 10 तक इंक्रीज कर सकते हैं, और C2 डिक्रीज कितना कर सकते हैं? 10/3 तक। इट मीन्स हमें 2 चीजें पता चली। एक ये कि सेंसिटिविटी एनालिसिस में हम C1 को कितना वेरी कर सकते हैं, बताइएगा यहां से देख के डेटा में कितना वेरी कर सकते हैं? 2 to 6 सर। 2 से 6 तक। और C2 को कितना वेरी कर सकते हैं? ये 10/3 होगा, 3.3 से 10 तक। इट मीन्स मैंने आज के टॉपिक में जो टॉपिक था चेंजेस इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोएफिशिएंट्स, तो आज हमने सेंसिटिविटी एनालिसिस से ये देख लिया कि आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन डिस्टर्ब किए बगैर आपने जो स्लोप देखा है कि स्लोप कितना वेरी कर सकता है कि ऑप्टिमल पॉइंट वही रहे, वो आपने रेशो निकाली C1/C2 और उसकी आपको मिनिमम और मैक्सिमम रेंज मिल गई। और उसके बाद आपने वहां से एक C2 का फिक्स किया, C1 निकाला, C1 का फिक्स किया तो C2 निकाला, और आपको पता चल गया कि C1 इतना वेरी हो सकता है, C2 इतना वेरी हो सकता है। तो बताइएगा, अगर मैंने मॉडल बना लिया और मैंने प्रोडक्शन यूनिट को कह भी दिया कि X1 3 टन और X2 1.5 टन प्रोड्यूस करें, वो प्रोड्यूस करते रहेंगे उसी तरह डेली, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उसी तरह उसको प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता रहेगा। हमने सेंसिटिविटी एनालिसिस करके ये देख लिया कि फ्यूचर में अगर प्रॉफिट में हमें इतनी वेरिएशंस करनी पड़े, वो किसी भी रीजन की वजह से हमें करनी पड़े, तो उसकी मुझे रेंज मिल गई है। C1 मीन जो प्रॉफिट है फिक्स किया हुआ है हमने एक्सटीरियर पेंट के ऊपर 5,000 में होता था, $5,000, वो 5 को हम 2 से 6 तक वेरी कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हमें मॉडल के ऊपर, कोई नया मॉडल यानी रीमॉडल नहीं करना पड़ेगा, वही मॉडल होगा, वही ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। और C2 कितना कर सकते हैं वेरी, उसमें कितनी फ्लक्चुएशन एक्सेप्टेबल है? 3.33 से 10 तक। ये तो हमें पता चल गया हम कितना वेरी कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव वैल्यू के ऊपर क्या होगा? ऑब्जेक्टिव वैल्यू वही रहेगी 21, उसमें थी $21,000, आपको याद होगा। तो क्या ऑब्जेक्टिव वैल्यू 21 ही रहेगी? बताइए सर। ऑब्जेक्टिव जो वैल्यू है सर वो चेंज हो सकती है सर। देखिए ये जरूर चेंज होगी, वो ये है X1 और X2, इसको नहीं हमने चेंज होने दिया। ये 3 टन और 1.5 टन है। जब ये चेंज कर रहे हैं तो ये डिफरेंट मल्टीप्लीकेशन के साथ जब ऐड करेंगे तो Z भी डिफरेंट ही आएगी। फॉलो किया पॉइंट को? यस सर। तो हमें सिर्फ देखना है। आज के लेक्चर में मैंने ये बताने की कोशिश की गई है कि सेंसिटिविटी एनालिसिस में हमने आज सिर्फ ऑब्जेक्टिव फंक्शन के जो कोएफिशिएंट्स है सिर्फ उनके साथ छेड़छाड़ की है कि उनमें चेंजेस, हमने उनकी रेंज फाइंड आउट की है, कौन कितनी उनमें चेंजेस हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, उसकी रेंज निकाली। तो हमें C1 का पता चल गया, C2 का पता चल गया। अब अगर कहीं अनसर्टेनिटी आती है, अनसर्टेनिटी मुझे पता होगा कि 2 से 6 तक
अगर चेंजेस आती हैं, या उधर 3.3 से 10 तक भी अगर मैं चेंजेस ले आऊं, अपनी प्रॉफिट नहीं फिक्स कर दूं, क्यों मैं लॉस में नहीं जाना चाह रहा। मेरी अगर जो रॉ मटेरियल अगर उसकी कॉस्ट मुझे ज्यादा देनी पड़ रही है, तो जाहिर है मैं किसी तरह अपना प्रॉफिट भी इंक्रीज करना चाहूंगा। तो उस केस में आपको वो एक गाइडलाइन मिल गई कि आप इतनी चेंजेस कर सकते हो। आई होप आज का लेक्चर आपने अंडरस्टैंड किया होगा। सर वो मिड के बारे में डिस्कस करना था आपने। मिड के बारे में आपने कहा था कि मिड के बारे में मुझे आप बताइएगा। राइट, लेक्चर की समझ आ गई, ये बता दें। यस सर, आ गई समझ। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कंस्ट्रेंट्स की राइट हैंड साइड को, जो मेरी सेकंड पार्ट था। अगर मैं 2 मिनट एक और बात कर लूं, आपका अगर देखा जाए जैसे एक प्रोग्रामर होता है, एक क्लास में सारे के सारे तो प्रोग्रामर नहीं होते, 50 की क्लास है तो सारे के सारे अच्छे प्रोग्रामर नहीं, तो उसमें जीनियस या इंटेलेक्चुअल चंद एक होते हैं। हम कहते हैं ये इस कंट्री की, अगर मेरी क्लास में मैं प्रोग्रामिंग पढ़ा रहा हूँ और 4 और 5 स्टूडेंट मैं समझता हूँ कि ये ब्रिलियंट है, इंटेलेक्चुअल्स हैं, तो मैं कह सकता हूँ ये हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल है और ये एलीट क्लास से बिलोंग करते हैं, वो प्रोग्रामिंग की जो एलीट क्लास है। तो सेम उसी तरह अगर आप लीनियर प्रोग्रामिंग को लें, सेंसिटिविटी एनालिसिस को जो अंडरस्टैंड कर रहे हैं लोग, नॉर्मल फॉर्मुलेशन तो आपने कर ली, जो सेंसिटिविटी एनालिस्ट है, सेंसिटिविटी एनालिसिस करने में एक्सपर्ट है, जिसको ये समझ आ गई, वो लीनियर प्रोग्रामिंग की उस एलीट क्लास के मेंबर में उनको समझता हूँ, जो हमारी कंट्री का असासा हो। तो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेंसिटिविटी एनालिसिस, जो कि एक इंटेलेक्चुअल को शो करता है। जिन लोगों को समझ आ गई तो मैं उनको कह सकता हूँ, मैं एज्यूम कर सकता हूँ ये लीनियर प्रोग्रामिंग की वो एलीट क्लास से बिलोंग करते हैं। आई होप